गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग संसाधन चैप्टर का पहला पेज कवर किए थे और इस वीडियो में हम लोग संसाधन और उसके प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। संसाधन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार हैं, मानव संसाधन और अन्य प्राकृतिक संसाधन। तो मानव संसाधन में क्या क्या आता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बुद्धि, ये मानव के संसाधन हैं, मानव के लिए जरूरी संसाधन है। उसके बाद अन्य प्राकृतिक संसाधन में क्या है? सूर्य, भूमि, जल, कोयला, लोहा, लौह अयस्क और कच्चा तेल, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद है मानव निर्मित संसाधन, ऐसे संसाधन जिसको मानव द्वारा निर्माण किया गया है, जैसे सड़कें, रेलवे लाइन, इमारतें, ये सभी मानव निर्मित संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो संसाधन, ऐसी वस्तु जो हम लोग प्रकृति से प्राप्त करते हैं और उसको बिना किसी निर्माण कार्य किए, संशोधन किए, अच्छे से तैयार किए बिना डायरेक्ट हम लोग उसका प्रयोग कर लेते हैं, तो ऐसे संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहा गया है। जैसे वायु, अब सांस लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या हवा को हम लोग मशीन द्वारा साफ करते हैं? ऐसा काम कुछ करते हैं हम लोग? नहीं, हम लोग डायरेक्ट हवा को सांस के रूप में लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं। जल को हम लोग पीते हैं और मृदा, मिट्टी जिसमें हम पौधे उगाते हैं, फसल उगाते हैं, इन सब का प्रयोग हम लोग डायरेक्ट ही कर लेते हैं, मतलब आराम से उसका प्रयोग करते हैं, उसमें हमको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद खनिज, जिसका उपयोग हम विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं। खनिज से जैसे लोहा, कोयला, सोना, तांबा, टीन, जस्ता, ये सभी खनिज संसाधन हैं, खनिज पदार्थ हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। इसको हम लोग बनाते नहीं हैं, लेकिन जो संसाधन खनिज हमें प्राप्त होता है प्रकृति से, उससे हम अनेक वस्तुएं बनाकर और उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ये संसाधन प्रकृति में निःशुल्क एवं कीमती संसाधन है। ये बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन फिर भी हमें निःशुल्क ही मिल जाता है। ये सभी पृथ्वी पर जीवन की धारणीयता हेतु आवश्यक है। अब जीवन जीने के लिए ये महत्वपूर्ण साधन है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त होता है, इसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को कई वर्गों में विभाजित किया गया है। संसाधनों का वर्गीकरण उनके उद्गम, विकास तथा प्रयोग के स्तर पर, नवीकरण व वितरण के आधार पर किया जाता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का विभाजन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जैव तथा अजैव संसाधनों में बांटा गया है। अब जैव संसाधन क्या होते हैं? सभी जीवित वस्तुएं जैव संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। सभी प्रकार के पेड़, पौधे व जंतु जैव संसाधनों के उदाहरण हैं। इन्हें दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है। अब जैव संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है और जिसमें जान होती है। ये सभी, इसमें कौन कौन से संसाधन आएंगे? तो सभी प्रकार के पेड़, पौधे, जीव जंतु, पशुधन, मत्स्य, ये सभी संसाधन जो हैं जैव संसाधन हैं। इन्हें दोबारा उत्पन्न
किया जा सकता है। अजैव संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है, जैसे मृदा, चट्टानें, खनिज, ये सभी अजैव संसाधन हैं। इन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, अजैव संसाधन क्या है? जिसमें जान नहीं होता है। निर्जीव वस्तुएं वो अजैव संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे मिट्टी, चट्टानें, खनिज, ये सभी अजैव संसाधन हैं और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक बार प्रयोग होने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। इनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। क्या अब हम लोग खनिज को बना सकते हैं? तांबे का हम लोग निर्माण कर सकते हैं? नहीं। तांबा अगर हम लोग मिले तो तांबे से सामान बना सकते हैं, उसकी वस्तुएं बना सकते हैं। लोहा से हम लोग मशीनें बना सकते हैं, लेकिन अगर लोहा कहाँ से बनाएंगे? लोहा तो नहीं बना पाएंगे। मिट्टी हम लोग बना पाएंगे? नहीं। तो ये अजैव संसाधन है, इन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। एक बार प्रयोग होने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों का विभाजन। विकास के स्तर से तात्पर्य है किसी देश के द्वारा की गई उन्नति का दर्जा। इस आधार पर पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब विकास का स्तर, किसी देश के द्वारा की गई उन्नति का दर्जा, मतलब इस विकास और उपयोग के आधार पर जो संसाधन का विभाजन हुआ है, मतलब कोई देश कितना ज़्यादा विकसित हुआ और अगर उस देश में कोई अगर संसाधन है तो उस संसाधन का वो कितना अधिक से अधिक प्रयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। संसाधन तो हैं लेकिन उसका उपयोग वो नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो विकास के स्तर से तात्पर्य यह है कि किसी देश के द्वारा की गई उन्नति का दर्जा। इस आधार पर पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को दो प्रकार से बांटा गया है। वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों के उचित उपयोग हेतु इसका निर्धारण, सर्वेक्षण तथा मात्रात्मक विश्लेषण ध्यानपूर्वक किया जाता है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनका लगातार शोषण किया जाता है। जैसे राजस्थान में खेतड़ी प्रदेश में तांबा, जर्मनी के रूह प्रदेश में कोयला, ऑस्ट्रेलिया के कालकुंडी प्रदेश में सोना, भारत के दक्कन पठार की काली मिट्टी वास्तविक संसाधन है। अब देखिए, वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? वास्तविक संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनका पूरी तरह से उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे देश में ये जो संसाधन हैं किस क्षेत्र में हैं, कितने दूर तक हैं, कितनी इनकी मात्रा है, इससे क्या क्या उपयोग हो सकता है, क्या क्या सामानें तैयार की जा सकती है, इनका प्रयोग हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इससे हमको कितना लाभ होगा, कितने दिन तक चलेगा, मतलब ये पूरी जानकारी उसकी उपलब्ध होती है। और सर्वेक्षण तथा मात्रात्मक विश्लेषण ध्यानपूर्वक किया जाता है और ये संसाधन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लगातार इनका प्रयोग किया जाता है और इनका शोषण किया जाता है। मतलब लगातार प्रयोग करने से ये समाप्त भी हो रहा है। जैसे अब खनिज संसाधन हमारे पास सीमित हैं, क्योंकि खनिजों को ये मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये प्राकृतिक संसाधन है और हमारे पास सीमित है। लेकिन मनुष्य जो है अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसका शोषण कर रहा है, दोहन कर रहा है, उपयोग कर रहा है और सही तरीके से इसका अगर देखभाल नहीं किया जाए, इस पर कंट्रोल नहीं किया जाए
तो भविष्य में ये समाप्त भी हो सकता है। तो इस तरह के संसाधन में आएंगे राजस्थान में कि खेतड़ी प्रदेश में तांबा, जो वहाँ तांबे का खान है, जर्मनी के रूह प्रदेश में कोयला, ऑस्ट्रेलिया के कालकुंडी प्रदेश में सोना, भारत के दक्कन पठार की काली मिट्टी, ये सभी वास्तविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। संभाव्य संसाधन वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इसके सर्वोत्तम उपयोग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी तथा मानव कौशल की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ क्षेत्रों में ज्ञान एवं कौशल की कमी के फलस्वरूप इन संसाधनों का उचित उपयोग संभव नहीं हो पाया है। उदाहरणार्थ, अफ्रीका में संसाधनों के भंडार हैं, परंतु ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान के अभाव के कारण यहाँ संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पाया है। देखिए, संभाव्य संसाधन क्या कहलाते हैं? ऐसे संसाधन जिसकी भविष्य में संभावना हो सकती है कि इसका विकास हो। हमारे पास संसाधन है, लेकिन उसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास नई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास अभी तक ऐसा कुछ विकास नहीं हो पाया है कि उसका उपयोग करके हम लोग उसका प्रयोग करें ऐसे संसाधन को। जैसे गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसके काफ़ी संभावना है। अगर इसमें नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए तो भविष्य में हमें इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी उत्पन्न नहीं हुई है जिसका हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में उसका हम लोग प्रयोग करके आगे इसको बढ़ाएं। तो वही संभाव्य संसाधन है। संभावना तो है, लेकिन हम लोग अभी उसका प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। उसी तरह अब ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इससे हम लोग एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुई है, विकसित नहीं हुई है, जिसके कारण हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सभी संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह उदाहरण के लिए दिया है, यहाँ अफ्रीका में संसाधनों का भंडार है, परंतु उसका प्रयोग कैसे किया जाए इसका ज्ञान नहीं है एवं वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका अभाव है। इसी कारण यहाँ संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पाता है। इसी प्रकार लद्दाख में यूरेनियम के निक्षेपण है, वहाँ पड़ा है, तथा राजस्थान में खनिज तेल की संभावना है। संसाधन के उदाहरण है। ये संसाधन समय के साथ संसाधन तो हैं, लेकिन उसका उपयोग करने हमें नहीं आ रहा है। तो ये भविष्य में अगर टेक्नोलॉजी विकसित हो गई तो इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो यही संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवन या समुद्री तरंगे संभाव्य संसाधन थी, परंतु आज ये वास्तविक संसाधन है। तमिलनाडु के नागरकोपल तथा गुजरात के तट पर पवन फार्म देखे जा सकते हैं, जिसका पवन चक्की यहाँ दिया है कि इससे ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। तो ये सभी संभाव्य संसाधन है। संभावना, जिस संसाधन से संभावना है कि आगे इसका निर्माण करके हम लोग उपयोग कर सकते हैं, तो जब तक उसका निर्माण नहीं हो पाता, उसका उपयोग हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में नहीं कर पाते हैं, तब तक वो संभाव्य संसाधन के रूप में होता है। और जब उसका हम लोग उपयोग करके आगे बढ़ने लगते हैं, उसमें उसका प्रयोग करने सीख जाते हैं, तो वो वास्तविक संसाधन के रूप में हमारे पास आ जाता है। अब है नवीकरण के आधार पर विभाजन।
नवीकरण के आधार पर संसाधनों का विभाजन। नवीकरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सके या उनकी पुनः प्राप्ति हो सके, वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन असीमित हैं। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा कुछ सीमा तक पेड़ पौधे नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। हालांकि जल मृदा पेड़ पौधे जो हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं, आगे जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब नवीकरणीय संसाधन क्या कहलाता है। नवीकरण के आधार पर संसाधनों का विभाजन दो तरह से किया गया है। एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होगा अनवीकरणीय संसाधन, जिसका हम लोग फिर से पुनः निर्माण कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये संसाधन जो होते हैं असीमित हैं असीमित मात्रा में है, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। क्या सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाएगा? नहीं, वो तो हमेशा बना रहता है। हवा चलना बंद होगा? नहीं होगा। पानी क्या हमेशा समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए? ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पास असीमित मात्रा में है और इसका हम लोग एक बार प्रयोग करते हैं, फिर दोबारा हम लोग इसको प्राप्त कर लेते हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन है। हालांकि जल मृदा पेड़ पौधे लंबे समय के बाद हमें प्राप्त हो। पेड़ पौधे, मिट्टी, ये सभी जो दिया है वो लंबे समय तक उपयोग किए जा सकते हैं, परंतु इसका लापरवाही से अगर उपयोग किया जाएगा तो इसके भंडार को ये प्रभावित करेगा। सावधानी पूर्वक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, चाहे वो कोई भी संसाधन हो। अभी हम लोग पढ़े कि ये असीमित मात्रा में है, लेकिन फिर भी इसका हम लोग सही तरीके से उपयोग करें। अब जैसे सौर ऊर्जा से हम लोग एनर्जी उत्पन्न करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सोलर प्लेट को धूप में रख दिया जाता है, उससे वो पूरी तरह से उसकी बैटरी चार्ज होती है। 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा जितना उसका लाइट जलता है, उसकी एनर्जी जब तक वो पूरा फुल चार्ज होता है तब तक जलता है। जब वो डिस्चार्ज होता है दोबारा फिर हम लोग उस प्लेट को धूप में रख देते हैं और फिर से वो पुनः चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से ये असीमित मात्रा ख़त्म होता है, फिर उसको हम लोग ले लेते हैं, फिर उसको हम लोग बनाते हैं, फिर हम उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो ये एनर्जी उत्पन्न करने के बहुत अच्छे संसाधन हैं। उसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन, जिसको हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो सकता है, उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। आज या कल ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। इन संसाधनों को एक बार समाप्त हो जाने पर इन्हें दोबारा कम समय में पुनः पूरित नहीं किया जा सकता है। इससे अगली पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। धातु तथा खनिज अनवीकरणीय संसाधनों के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। अब अभी बताएं कि अनवीकरणीय संसाधन कौन संसाधन है। ये ऐसे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार तो है लेकिन सीमित है। इसका हम लोग अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं और उपयोग एक बार हो जाने के बाद ये पुनः हम लोग तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत लाखों वर्ष के बाद खनिज को बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। तो इसलिए अगर हम इसका एक बार प्रयोग कर लिए तो तुरंत कम समय में इसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें अगली पीढ़ी का भविष्य, अब हमारे पास अगर संसाधन ही नहीं रहेगा, जो संसाधन है उसका प्रयोग हम लोग खुद अभी ही कर लें
तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग क्या बचा के रखेंगे? तो उनका जीवन तो खतरे में पड़ सकता है। तो ये इस तरह के संसाधन हैं। धातु तथा खनिज और नवीकरणीय संसाधनों के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। वितरण के आधार पर विभाजन। इस आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को सर्वव्यापक तथा स्थानिक संसाधनों में बांटा जा सकता है। सर्वव्यापक संसाधन, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, सभी जगह व्याप्त होते हैं, उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि, पवन, मृदा आदि सर्वव्यापक संसाधन के उदाहरण हैं। अब भूमि हमें तो हर जगह मिलेगी, अब जैसी भी भूमि मिले। पवन, हवा हमें हर जगह उपलब्ध होगा। मिट्टी हमें हर जगह मिलेगी। तो इसलिए भूमि, पवन, मृदा ये सभी सर्वव्यापक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। स्थानिक संसाधन, वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, उसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। विभिन्न धातुएं तथा खनिज जैसे लौह, तांबा, सोना, चांदी आदि स्थानिक संसाधनों के उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, तो वे स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। अब जैसे कि अब धातु है, धातु में खनिज, लौह, तांबा, सोना, चांदी ये स्थानिक संसाधन के उदाहरण हैं। अब लोहे का खान हर जगह नहीं है। लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है? भारत के कुछ क्षेत्र हैं जैसे उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश का कुछ भाग। झारखंड में कोयला भी पाया जाता है। कहीं कर्नाटक में सोने के खान हैं, कहीं सोना कहीं चांदी। मतलब जिस क्षेत्र में जो खनिजें उपलब्ध होती है, तो वहाँ के लिए वो स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अब ये कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए वहाँ के भूभाग, वहाँ की जलवायु, वहाँ के ऊंचाई, इन सभी कारक पर निर्भर करता है कि कहाँ क्या पाया जाता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण ही संसाधनों का वितरण जो है असमान है। कहीं बहुत है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं बहुत कम है, कहीं कुछ मिलता है, कहीं बॉक्साइट मिलेगा, कहीं चूना पत्थर मिलेगा, कहीं संगमरमर जैसे पत्थर मिलेंगे। तो हर जगह अलग अलग तरह के खनिज पदार्थ उपलब्ध है। तो जिस क्षेत्र में जो खनिजें पाई जाती है, वो वहाँ के स्थानिक संसाधन कहलाते हैं।